कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, यानी 1 से 4 गोलों की इकट्ठी बरसात। फायरिंग के इसी तरीके को सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा डेंजरस कहा जाता है। अब जानते हैं प्रेडिक्टेड कंसंट्रेशन फायर के बारे में। अब इस तरह के फायरिंग मैकेनिज्म में एक मास्टर कंट्रोल सेंटर उस एरिया की सभी बैटरीज को कोऑर्डिनेशन में फायर कराता है। इस एनिमेशन में हर एक गन अपनी बैटरी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एक गन 4-5 आर्टिलरी गन को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले टारगेट की दूरी, रफ्तार और ऊंचाई का पता लगाया जाता है और ये काम लगातार किया जाता है ताकि इस डाटा का एवरेज निकालकर सही पॉइंट ऑफ टारगेट का पता लगाया जा सके। इस इंफॉर्मेशन के इकट्ठा होते ही बैटरीज को टारगेट पर लॉक किया जाता है और ऐसा होने के बाद किया जाता है फायर। और जब तक फायर किए गए शेल हवाई जहाज तक पहुंचते हैं, इसी दौरान नए टारगेट का पता लगाया जाता है और बैटरीज को अगले टारगेट की तरफ पॉइंट कर दिया जाता है। हालांकि प्रेडिक्टेड कंसंट्रेशन फायर मैकेनिज्म पहले वाले की तरह ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, पर फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये रियलिटी में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी टारगेट को हिट करने की कोई गारंटी नहीं है, यानी गनर के सामने खड़ी होती है उसकी सबसे बड़ी वीकनेस, यानी टारगेट की प्रेडिक्शन। जब कोई एयरक्राफ्ट गनर के द्वारा ट्रैक किया जाता है तो इसमें लगभग 5 सेकंड का समय चला जाता है। अब डायरेक्टर के द्वारा कैलकुलेशन करके फ्यूचर टारगेट पॉइंट का पता लगाने में और 5 सेकंड का समय लग जाता है और उसके बाद गन के द्वारा फायर की गई शेल को लगभग अपने टारगेट पे पहुंचने में 25 सेकंड का समय लगता है, यानी टारगेट को देखकर फायर करने के बीच में टोटल 35 सेकंड का समय चला जाता है और इसके बाद नया अनुमान लगा के फायर करने में और 35 सेकंड लगते हैं। लेकिन अगर कोई प्लेन अपना 25 सेकंड के बाद रास्ता बदल दे, तब ऐसी स्थिति में उस पर निशाना कैसे लगाएंगे? अब गनर को नए टारगेट पॉइंट का पता लगाना पड़ेगा और इसकी कोई गारंटी नहीं कि प्लेन उड़ाने वाला पायलट दोबारा से अपना रास्ता ना बदले। और ये तो थी कंटिन्यूअसली पॉइंटेड फायर की बात, और प्रेडिक्टेड कंसंट्रेशन में तो ये समय और भी ज्यादा लगता है। टारगेट के रास्ते का पता लगाने में लगभग 25 सेकंड का समय चला जाता है और फ्यूचर टारगेट पॉइंट की प्रेडिक्शन में और 5 सेकंड का समय लगता है। सभी बैटरीज को कोऑर्डिनेशन में किसी एक टारगेट पॉइंट पर लॉक करने में लगभग 10 सेकंड का समय और लगता है और बैटरीज के द्वारा फायर किए जा रहे शेल को टारगेट तक पहुंचने में और 25 सेकंड का समय लगता है, यानी टोटल हुआ 65 सेकंड। अब अगर इससे पहले जहाज ने अपना रास्ता बदल दिया तो भैया गनर की समझो लगी लंका। अब ये है फाइटर पायलट का व्यू, जो कि बड़ी आसानी से गनर की प्रेडिक्शन को फेल कर सकता है। अब ये कोई अंदाजे से नहीं चलता, बल्कि इसके पीछे भी प्रॉपर रिसर्च है। आइए समझाता हूं कैसे अलग अलग ऊंचाई पर फ्लाइट का पाथ चेंज किया जाता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग हर 10 सेकंड में फ्लाइट का पाथ चेंज करना पड़ता है और 20,000 फुट की ऊंचाई पर यह समय बढ़कर 20 सेकंड होता है और 30,000 फुट की ऊंचाई पर लगभग 30 सेकंड। अगर कोई प्लेन अपने रास्ते को बदलने में इससे ज्यादा लंबा समय लेता है तो भैया गनर उसके क्रियाक्रम का कार्यक्रम सेट कर देगा। आइए अब जानते हैं किसी फाइटर प्लेन को कौन कौन से चेंजेस नहीं करने चाहिए। इस तरह का रिपीटेड चेंज को बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका एवरेज निकाल के फ्यूचर पॉइंट ऑफ टारगेट पता किया जा सकता है। ये तो था डायरेक्शनल चेंज, लेकिन यही चेंज एल्टीट्यूड यानी हाइट पर भी किया जा सकता है और उसके साथ भी यही सेम परेशानी है। इसका भी एवरेज निकाल के फ्यूचर टारगेट पॉइंट का पता किया जाएगा। फाइटर पायलट को एक ही कर्व को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, वहां भी उसके फंसने के पूरे चांस है और ये कर्व साइड में ही नहीं बल्कि ऊंचाई के साथ भी हो सकता है। इस तरह के चेंजेस से बिल्कुल बचना चाहिए। इसीलिए फाइटर प्लेन के पायलट को ट्रेनिंग के दौरान 5,000 फुट की ऊंचाई और 20 डिग्री का चेंज हर 10 सेकंड में लाने के लिए ट्रेन किया जाता है और ये दोनों चेंज एक साथ लाने चाहिए। आर्टिलरी गन की फायर से बचने के लिए ये सारी हरकतें एनिमी की टेरिटरी में पहुंचने से 3 मिनट पहले शुरू की जाती हैं, क्योंकि फाइटर प्लेन के पायलट को ये कभी पता नहीं चलेगा कि एक गनर ने उस पर कब निशाना लगा दिया। अब भैया गनर भी पूरे चालाक है। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक तीसरे तरह का फायरिंग मैकेनिज्म भी यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं बराज फायरिंग। इस तरह की फायरिंग में हवा में एक इमेजिनरी ट्यूब के अंदर फायर किया जाता है, इस उम्मीद में कि हवाई जहाज कितनी भी कलाबाजी कर ले लेकिन वो फायरिंग रेंज में आ ही जाएगा। अब यहाँ पर प्लेन के पास बचने के रास्ते बहुत कम है। बोलूं तो जितना जल्दी यहाँ से वो बच के निकल सके उतनी तेज रफ्तार से निकल लेना चाहिए, नहीं तो उसके हिट होने के पूरे चांस है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, अगर कोई फाइटर प्लेन यहाँ से बच के निकल गया तो उसको दोबारा टारगेट पे लाना लगभग असंभव है। कई बार आर्टिलरी के द्वारा फेक फायर करके भी फाइटर प्लेन को पहले से ही टारगेट किए गए बराज लोकेशन की तरफ मोड़ दिया जाता है। अब इन आर्टिलरी गन की भी एक एक्यूरेसी रेंज होती है, 15,000 फीट तक तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 फुट की ऊंचाई पर इनकी एक्यूरेसी पहले के मुकाबले लगभग आधी हो जाती है और ये लगातार ऊंचाई के साथ इसी रेट से घटती है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है इंफॉर्मेशन। अगर आपको एनिमी आर्टिलरी की सही पोजीशन और उनके फायरिंग रेंज का पता है तो फाइटर प्लेन उससे बड़ी आसानी से बच सकते हैं। अब इससे ज्यादा आर्टिलरी से जुड़े हुए मिलिट्री सीक्रेट्स की जानकारी पब्लिक डोमेन में देना ठीक नहीं होगा। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि इससे ज्यादा जानकारी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में पहले से ही है। तो अगर और ज्यादा ज्ञान की खुजली हो रही है तो आर्टिलरी गन के ऊपर पहले से ही मार्केट में कुछ किताबें अवेलेबल है। इससे जुड़ी किसी भी बुक को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।